गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वेल एजुकेशन। सो आज हम आपको बताएंगे MMPC 001 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉक वन की बात करते हैं हम। जो हमारा पहला चैप्टर है, यूनिट है, यानी कि जो वो है मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। सो इसमें जो हमने क्लासेस थी वो ले ली है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन एग्जाम में इसके 5 नंबर में आने के चांसेस 5 नंबर में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद आपको जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट्स है वो भी पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन इट्स एप्लीकेशन, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी, मैनेजमेंट एज एन इंटीग्रेटेड एफर्ट्स, ये पढ़ के आपको जाना है। उसके बाद है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्यों है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, ये भी पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इसके बारे में एक बार ओवरव्यू आपको ले लेना है। उसके बाद हमारा जो चैलेंजेस ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप मार्क करके रख लो और एग्ज़ाम में जो इसके आने की चांसेस है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम चलते हैं इसमें कुछ मतलब टेक्नोलॉजी दी हुई है और जो इसके पॉइंट्स है, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी वगैरह, वो सब चीज़ आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं जो इसी तरह से इस जो यूनिट है 1, इसके सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अब हम चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। सो यूनिट 2 जो है वो हमारी है मैनेजमेंट एंड इट्स एवोल्यूशन, और इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे पर्सपेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट्स, द एम्पेरिकल और क्लासिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में। उसके बाद हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट्स है, टेलर्स के एक्सपेरिमेंट्स है, और उसके बाद जो हमारा थ्योरी है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ये 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच और द बिहेवियरल अप्रोच, इसके बारे में आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ये क्या है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बाकी मैंने आपको पढ़ाई दिया है कि जो इसमें स्टडी है वो भी थोड़ा पढ़ लेना है, जम्पशंस है वो भी पढ़ लेना है इसके बारे में आपको। इसके बाद सिस्टम अप्रोच क्या होती है वो सब चीज़ आपको पढ़ के जानी है, और डिसीजन थ्योरी अप्रोच क्या होती है, ये सभी अप्रोच एक बार आप पढ़ सकते हैं। थ्योरी एक्स एंड वाई। इसके बाद इसी तरह से हमारा जो दूसरी यूनिट भी खत्म होती है। अब तीसरी यूनिट में चलते हैं, रोल ऑफ मैनेजर्स की बात करते हैं। तो ये यूनिट जो है इसमें से जो क्वेश्चंस आने की चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और टॉपिक भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। बाकी 2 यूनिट थी वो बेसिक्स थी। इसके बाद मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में आपसे पूछ सकता है कि मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, तो इसको आप टिक कर लो। ये बेसिक क्वेश्चन है 5 नंबर में, बट आपसे पूछ सकता है। उसके बाद हम चलते हैं मैनेजरियल रोल के बारे में। सो मैनेजरियल रोल इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ के जाना है ताकि अगर आए 5 नंबर का आप लिख दो। द इंफॉर्मेशन रोल है, डिसीजन रोल है, ये मैनेजरियल रोल है, ये पढ़ के जाना है। मैनेजमेंट स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में आपको, जैसे टेक्निकल स्किल्स क्या होती है, ह्यूमन स्किल्स क्या होती है, डिज़ाइन स्किल्स क्या होती है, इसी तरह से आपको पढ़ के जाना है। कंसेप्चुअल स्किल्स। इसके बाद जो हमारा मैनेजमेंट लेवल्स है वो क्या क्या होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट कैसा होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मैनेजर, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है, इसको आप पढ़कर जा सकते हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का।
उसके बाद हम बात करते हैं मतलब एक मैनेजर जो होता है, गुड मैनेजर बनने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए। हाउ डू मैनेजर नो वेदर दे आर गुड और नॉट, मतलब कैसे आप कह सकते हैं कि जो मैनेजर है वो गुड है या बैड है। इसमें दो थ्योरी दी हुई है मैनेजर, एक मैनेजर 1 के बारे में है और एक मैनेजर 2 के बारे में है, और मैनेजर 3 नहीं है, मतलब इसमें एक्टिविटी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद है द चेंजिंग रोल ऑफ मैनेजर इन करंट कंस्ट्रक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बाकी पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद जो हमारा है द चेंजिंग रोल ऑफ मैनेजर रिस्पेक्टिव फ्रॉम मैनेजर्स, इसी तरह से हमारी ये जो ब्लॉक 1 है वो कंप्लीट हुआ। हम ब्लॉक 2 की तरफ चलते हैं। ब्लॉक 2 में जो हमारा यूनिट है यानी कि यूनिट 4 के बारे में हम बात करते हैं। यूनिट 4 है प्लानिंग। प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है, क्योंकि कोई भी काम आप करते हो, कोई भी कंपनी या कोई भी सेक्टर आप चलाते हो, तो उसके लिए पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये मीनिंग ऑफ प्लानिंग आपको पढ़ना है। उसके बाद जो आपका नेचर ऑफ प्लानिंग प्रोसेस क्या है, सो ये कोग्निटिव प्रोसेस है, प्लानिंग वर्सेस फोरकास्टिंग, ये सब आपको लिखना है। प्लानिंग इज़ टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें सब आपको ये लिखना है। इसके बाद जो हो जाता है स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपको आई थिंक पूरी यूनिट जो है कवर हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं वाई प्लानिंग इज़ नेसेसरी इम्पोर्टेंस, मतलब प्लानिंग क्यों नेसेसरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता ही है कि प्लानिंग के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते, आपने जो गोल है उसको अचीव नहीं कर पाओगे। इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आप पढ़ सकते हैं, और उसकी लिमिटेशंस है वो भी पढ़ सकते हो आप। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ प्लानिंग, तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म प्लान है, शॉर्ट टर्म प्लान है, ये सब प्लान्स है, वो सब चीज़ आप पढ़ सकते हो। और मोस्ट पॉपुलर वेज भी पढ़ सकते हो। स्ट्रेटेजिक, टिपिकल और ऑपरेशनल प्लान क्या होते हैं, ये 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद है MBO, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं जो हमारी यूनिट 5 है उसकी तरफ। यूनिट 5 जो है इस ब्लॉक 2 की, वो भी इम्पोर्टेंट यूनिट है। जैसा कि हमने आपको 5 यूनिट बता दिए है ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, इसमें हमें पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजिंग, कंसेप्ट ऑफ मीनिंग ऑफ वर्क, ये सब चीज़ें इसके बारे में है। इंट्रोडक्शन इसका पढ़ना ही है आपको, ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया है आपको सभी उसमें लेक्चर में। सो इसमें कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग वर्क, फिर उसके बाद है डिफरेंट अप्रोच टू ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग वर्क, ये डिफरेंट अप्रोचेज आपको पढ़नी है। एंसेंट अप्रोच मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस यूनिट का ये। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा वर्क इम्प्रूवमेंट एंड मेजरमेंट्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्क इम्प्रूवमेंट कैसे कराएं, वर्क मेजरमेंट कैसे करें ये। फिर उसके बाद जो इस यूनिट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहेगा हमारा क्वेश्चन, वो रहेगा टाइम एंड मोशन स्टडी के बारे में आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस यूनिट का। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ये इसके नेक्स्ट टॉपिक की, इस वो जो टाइम स्टडी है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है ये आपसे पूछ सकता है, और एर्गोनॉमिक्स के बारे में आपसे पूछ सकता है, मैन वर्सेस मशीन्स के बारे में आपसे पूछ सकता है, नीड ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग, इसी तरह से वर्क स्पेस एंड आर्किटेक्चरल एर्गोनॉमिक्स है। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन ऑर्गेनाइजेशन वर्क, ये आईटी का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बेसिकली। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे सैटेलाइट लोकेशन और हॉट डेस्किंग एंड होटलिंग, टेली सेंटर्स एंड टेली कोटेज, टेली वर्किंग एंड टेली कम्युनिकेटिंग एंड टेलीमेटिक्स, फील्ड सिस्टम, कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्किंग्स एंड द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन,
ऑनलाइन बिजनेस, ये सब चीज़ आप देख सकते हो। इसमें IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद इसी तरह से हमारी यूनिट 5 भी जो है वो खत्म होती है। यूनिट 6 के बारे में स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था। प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड ये सब चीज़ें मतलब आप देखोगे तो अगर आपने इंट्रोडक्ट जो इसका बेसिक फर्स्ट यूनिट है ओवरव्यू जो है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप इसमें आराम से लिख सकते हैं। इसमें स्टाफिंग है तो स्टाफिंग आपको पता ही है, जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, वर्कर्स रहते हैं, उसको कैसे मतलब कि प्रिक्योर करना है, फिर उसकी रिक्वायरमेंटों पे राइट पर्सन कैसे लेना है, फिर प्रमोटिंग द ऑप्टिमल एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इंक्रीज जॉब सर्टिफिकेशन, इंश्योर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। मतलब इंटरव्यू लेना है, क्या क्या उसमें मतलब क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो सब चीज़ें देखनी है आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है HR के लिए कि मतलब बंदे को सिलेक्शन कैसे करना है अगर उसको कंपनी में कोई भी मैन पावर लेनी है तो। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग की बात करता है, पीपल सेंटर्ड है, मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन स्किल्स एंड कंटिन्यूस फंक्शंस। इसके बारे में आपको पढ़ के जाना ही जाना है। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप किसी मतलब वर्क फोर्स का एक सिलेक्शन कर रहे हैं तो सिलेक्शन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और यही आपकी जो जॉब है कंपनी के अंदर रहेगी। सो आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। सो ये मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, मतलब इसमें दो होता है कि एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट अगर आपको पड़ी तो वो किस मेथड से मतलब आप एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। तो सबसे पहले जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कैजुअल कलर्स है, फिर मीडिया एडवर्टाइजमेंट है, फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, फिर एजेंसीज फॉर प्लेसमेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, फिर कैंपस रिक्रूटमेंट है। इस तरह से आप ये मतलब कि देख सकते हैं फैक्ट्री के गेट पर मतलब आपको कहाँ पे नोटिफिकेशन मिल सकता है, कहाँ कहाँ से आपको पता चल सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई हुई है। फिर उसके बाद स्टेप्स परफॉर्म्ड इन द सिलेक्शन प्रोसीजर्स आर, सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसकी एडवांटेज क्या है ट्रेनिंग की आपको पता ही है। मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या क्या हो सकते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस यूनिट का। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की। सो डायरेक्टिंग आपको पता ही है कि कोई मतलब डायरेक्टिंग कैसे होती है, हायरार्किकल सिस्टम में होती है, नीचे तक मतलब टॉप से और बॉटम तक ये चीज़ जाती है जो ऑर्डर बाय ऑर्डर फॉलो होती है। बिगिनिंग एक्शन क्या है, प्रिजर्वेंट ह्यूमन फैक्टर्स एंड इम्पैक्टफुल यूटिलिटी, ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी कवर कर दी है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आने के चांसेस इसके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी यूनिट 6 है वो कंप्लीट होती है और हम चलते हैं ब्लॉक 3 की तरफ। ब्लॉक 3 में जो हमारा है पहला यूनिट है वो है कंट्रोलिंग। सो हमने मतलब डायरेक्टिंग पढ़ लिया, स्टाफिंग पढ़ लिया, प्लानिंग पढ़ लिया, अब हमारा क्या है कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग आपको पता ही है कि आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और जो इसके फीचर्स क्या क्या है कंट्रोलिंग के। फिर इसके बाद द कंट्रोल प्रोसेस क्या है, फिर इसके बाद जो हमारा कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स, टेकिंग करेक्टिव एक्शन है, फीडबैक है, और इसी तरह से हमारा जो ये एसेंशियल्स ऑफ गुड कंट्रोल्स होना चाहिए। और इस तरह से टाइप्स ऑफ कंट्रोल क्या क्या होते हैं, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, और टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल क्या क्या है, तो ये सब चीज़ इसमें दी हुई है। कंट्रोलिंग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का। और जो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट यूनिट 8 की, यानी कि लीडिंग एंड मोटिवेटिंग। जैसे कि आपको पता ही है कि एक लीडर जो मैनेजर होता है उसको गुड क्वालिटी की जो लीडरशिप है वो आनी चाहिए। उसको समय समय पर जो अपने वर्क फोर्स है उसको मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि उनका जो मनोबल है वो बना रहे और जो उसका काम है वो किसी तरह से भी मतलब इफेक्ट ना हो और जो उसका आउटपुट है वो अच्छा मिले उसको। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसका एक ही एम है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो गोल अचीव करे। जैसे हमें 100 का प्रोडक्शन करना है तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो 100 को हिट करे, भले ही वो 150 को हिट करे बट मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए। उसमें ये सब थीम्स है, क्या क्या लेके चलना है, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं और क्या क्या हमारा मतलब दायित्व रहता है एक मैनेजर का, वो सब चीज़ दी हुई। लीडरशिप स्टाइल्स कैसे होनी चाहिए तो हाउथ्रोन स्टडीज़ से हम पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी स्टडी उन्होंने थ्योरी एक्स एंड वाई दी हुई है।
तीसरी स्टडी है लोअर लीडरशिप स्टडीज़। इसी तरह से हमारे पास ये 4 से 5 स्टडीज़ हमारे पास दी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा लीडरशिप थ्योरीज़ है। सो ट्रेट थ्योरी है, ये आप पढ़ के जा सकते हैं। लीडरशिप पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो हमारा रहेगा वो है मॉडर्न थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। मॉडर्न थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या क्या है, तो क्रिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी दी हुई है इसमें, और एक दो थ्योरी और दी हुई है जिनको आप पढ़ के जा सकते हैं। बाकी जो अगर इसकी बात करें तो सक्सेसफुल वर्सेस इफेक्टिव लीडर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंपैरिजन आपसे पूछ सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सक्सेसफुल एंड वर्सेस इफेक्टिव लीडर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मोटिवेशन का मीनिंग एंड डेफिनेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बात करते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन क्या है। ये तीनों क्वेश्चन जो दिए हुए हैं ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। और मोटिवेटिंग स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं, और जो है टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस क्या क्या हो सकते हैं, और थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस क्या क्या हो सकती है। ये मतलब ये क्वेश्चन में आप कवर कर सकते हैं इसमें, जैसे मतलब कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के फ़ायदे क्या होते हैं, मोटिवेशन स्टेप क्या क्या हो सकते हैं। इसी तरह से आप इसको असेंबल कर सकते हैं चीज़ों को। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग इम्पोर्टेंट रोल है एक मैनेजर का, कि कोई भी काम कर रहा है तो उसको मतलब डिसीजन लेना है, या कुछ भी काम है बीच में कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया तो उसका कैसे डिसीजन लेना है, ताकि मतलब उसको काम के बीच में और डिसीजन के बीच में सामंजस्य बना के रखना है। तो उसमें कुछ फेज़ है, 3 फेजेस दिए हुए हैं, द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। और इसमें इंटेलिजेंस एक्टिविटी है, डिज़ाइन एक्टिविटी है, चॉइस एक्टिविटी है, ये सब चीज़ें दी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस के बारे में। सो इसमें पर्सनल ऑर्गेनाइज डिसीजन है, बेसिक एंड रूटीन डिसीजन है, प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस है, ये सब दिए हुए हैं। उसके बाद जो मैकेनिस्टिक्स डिसीजन है और एनालिटिक डिसीजन है, ये सब डिसीजन आप पढ़ सकते हैं। और इस डिसीजन मेकिंग अंडर डिफरेंट स्टेट ऑफ नेचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ नेचर के अंदर आप डिसीजन कैसे लेंगे जब सिचुएशन एक से ज़्यादा आ जाए या दो सिचुएशन आ जाए, दोनों सिचुएशन अलग अलग हो। तो मतलब ये यहाँ पर दिखाता है कि एक मैनेजर का जो एक्सपीरियंस है वो कितना एक्सपीरियंस है, और वो कितना अटेंटिव है उन सब चीज़ों को करने के लिए, और कितना वो अवेयर है उन सब चीज़ों के बारे में, कितना उसने स्टडी की है। तो यहाँ पर उसका केस स्टडी किया हुआ जो भी है, और वहाँ पर उसका जो वर्क एक्सपीरियंस है और जो उसकी सेंस है वहाँ वो काम आती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा टेक्निक्स यूज्ड इन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये टेक्निक्स है कुछ, ये आप पढ़ सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह है जिनको आप पढ़कर, नॉमिनल ग्रुपिंग है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 5 दी हुई है। इसके बाद जो हमारा एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स है, फिर इसी तरह से जो इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप डिसीजन मेकिंग, तो ये भी आपसे क्वेश्चन 5 नंबर में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से जो हमारी यूनिट थी 8 वो कंप्लीट हुई। इसके बाद चलते 9th यूनिट हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद चलते हैं ब्लॉक 4 में। सो ब्लॉक 4 के हम क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो ब्लॉक 4 है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस के बारे में हमें बताता है। सो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। सो इसका इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना ही है। फिर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड चार्ट के बारे में बताया हुआ है। फिर ये चार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको पढ़ के जाना ही जाना है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओ। और ये इतना मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसमें सब मतलब एक कंपनी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो। फिर उसके बाद बात करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिसेंट्रलाइजेशन का। फिर इसके बाद हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स। उसके बाद
जो हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ टास्क एंड एक्टिविटीज़ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप मतलब एक स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ड्रॉ करना है। नेटवर्क स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है। इसी तरह से जो हमारी यूनिट 10 है वो भी कंप्लीट हो जाती है और हम चलते हैं यूनिट 11 की तरफ। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन प्रोसेसेस की बात करते हैं। सो इसमें कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर गैप हो गया तो आपको जो सेंडर है उसने जो मैसेज भेजा है वो रिसीवर को रिसीव होगा, बट वो अच्छे से अगर डिकोड नहीं कर पाया तो रिसीवर के पास उस चीज़ का जवाब कुछ और ही जाएगा। सो कम्युनिकेशन क्या है, एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन है, इतना मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसको आप एक व्यू में मतलब एक ओवरव्यू ले सकते हो इसका आप, और आप लिख सकते हो कि डे बाई डे आप यही तो सब काम करते ही हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं तो एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि हमने मतलब बोल के उससे कुछ चीज़ मांगा, अगर उसको अच्छे से सुना तो वो हमें वही चीज़ देगा, अगर उसने अच्छे से नहीं सुना तो वो कुछ और चीज़ दे देगा। तो इसमें इसके प्रोसीजर है, जैसे डिकोडिंग है, कैसे डिकोडिंग है, वॉइस है, नॉइस है, जो भी है, मतलब वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की बात करते हैं। सो ये वर्बल एंड नॉन वर्बल ओरल कम्युनिकेशन, चूजिंग योर वर्ड्स, ये सब चीज़ें मतलब इसके दिए हुए हैं कि कैसे मतलब हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं कम्युनिकेशन को। अगर कम्युनिकेशन आपका इफ़ेक्टिव रहेगा तो आपको जो रिजल्ट है, आउटपुट्स है और जो रिसीविंग है वो अच्छी होगी। और चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। क्या क्या बैरियर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, अगर बैड वेदर्स है और कुछ भी हमारे इक्विपमेंट में प्रॉब्लम है या सुनने वाले के इशू है, तो ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो गए। ठीक है, इसी तरह से मतलब आप इसमें लिख सकते हो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो सकते हैं। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, बाकी मैंने आपको मोटा नॉर्मल उसके बारे में बताया था। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा मेकिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फिर इसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 12 पे। यूनिट 12 पर चलते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसा होता है, कैसा होना चाहिए। फिर इसमें है कंसेप्ट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है की टर्म यूज्ड, की टर्म कल्चर वैल्यूज़। ये मतलब इससे पहले आपको इन चीज़ों को पढ़ना है ताकि आप मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर या इस यूनिट को अच्छे से समझ पाओ। उसके बाद रोल ऑफ कल्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल का कल्चर कैसे डेवलप कर सकते हो, ये आपसे पूछा ही जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, क्या क्या होते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रेट ऑफ ए ग्रेट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, टुवर्ड्स बिल्डिंग ए सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इसी तरह से जो हमारी यूनिट है वो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं इस यूनिट के। हम चलते हैं अब यूनिट नंबर 13 की तरफ। मैनेजिंग चेंज, ये मैनेजिंग चेंज है, दिए हुए हैं। ये कंसेप्ट क्या है, द की ड्राइवर्स क्या है, ये सब चीज़ यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और मॉडल ऑफ चेंज दिए हुए हैं, 4-5 मॉडल है, जो भी है वो आप पढ़ करके एग्जाम में जा सकते हैं। इसमें से कोई एक मॉडल आपसे पूछेगा 5 नंबर में, रेजिस्टेंस टू चेंज और ऑर्गेनाइजेशनल इशूज़, ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, 30 मिनट का। इसके बाद बाकी तो सब स्ट्रेटजी ऑफ ओवरकम रेजिस्टेंस, नॉर्मेटिव्स, ये सब पढ़ सकते हो आप, इतना वो नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम चलते हैं सीधा अपनी यूनिट नंबर 14 पर, क्योंकि वो इस MMPC 001 की लास्ट यूनिट है और इम्पोर्टेंट यूनिट है, जो कि हमारी कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स। सो एथिक्स के बारे में आपको पता ही है, राइट और रॉन्ग क्या है, मीनिंग ऑफ रिलेशन ऑफ CSR की बात करते हैं यहाँ पर हम। और इसके बाद जो हमारा रहेगा इसमें मतलब आपने जो 14 यूनिट 13 यूनिट पढ़ी है वही सब चीज़ है।
वो कुछ नहीं है। इसमें आपके एथिक्स वैल्यूज़ देखी जाती है, कमेटी है, पॉलिसी कैसी होनी चाहिए आपकी, CSR एक्टिविटी वेबसाइट। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट है बेनिफिट्स एंड ड्राइव्स ऑफ CSR, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एग्जाम में आपको मिलेगा, आपको लिख देना है। एथिक्स इन कंस्ट्रक्ट ऑफ CSR, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो देखा होगा एथिक्स व्यूज़ और थ्योरीज दी हुई है, ये तीनों थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा केस स्टडी, यहाँ पे एक टाटा मोटर्स की केस स्टडी दी हुई है, इसमें आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा कि एथिक्स के बारे में, कि क्या क्या चीज़ें मतलब इम्पैक्ट करती है, क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, क्या क्या चीज़ें इफेक्टिव्स होती है। ये कीवर्ड्स है, ये पढ़ के चले जाना। और इसी तरह से जो हमारा MMPC 001 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए। अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं तो आपको 80% से ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना होती है।